हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम डबल इंटीग्रेशन के बारे में चर्चा करेंगे। डबल इंटीग्रेशन हमारे जो हम पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हैं उसका पेपर फर्स्ट का जो थर्ड यूनिट है उसका एक टॉपिक है। डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन के नाम से ये जाना जाता है। हम स्टार्टिंग कर रहे हैं डबल इंटीग्रेशन से। डबल इंटीग्रेशन द्विसमाकलन क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसको समझते हैं। मान लीजिए कि एक्स वाई समतल यूं कहें कि एक कार्तीय निर्देशांक हो सकता है, ध्रुवीय निर्देशांक हो सकता है। तो हम यूं कहें कि एक्स वाई समतल की बात करें, द्विमीय निर्देश तंत्र में यदि कोई समतल हम ले रहे हैं तो उस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि माना कि एक्स वाई समतल है। एक्स वाई समतल में एक निश्चित क्षेत्र ए है। एक्स वाई समतल को कोई क्षेत्र ए घेरता है, उसमें हम एक्स वाई समतल का कोई एक पोर्शन ले रहे हैं, एक भाग ले रहे हैं जिसको क्षेत्र ए द्वारा घेरा गया है तथा ये क्षेत्र जो ए है स्वतंत्र चर x तथा y का फलन है। a इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स एंड y, ठीक है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर ध्यान दीजिए क्षेत्र एक जो हमारे पास एक्स वाई समतल था उस एक्स वाई समतल के प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्र ए जो जिसको हम फंक्शन बोल रहे हैं एक्स वाई का वो परिभाषित है। अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि द्विव समाकलन की जो परिभाषा है एक्चुअल में ये क्या है इसको हम समझना चाह रहे हैं। तो इसको समझने के लिए हम इसको ज्यामितीय रूप में समझ रहे हैं कि ये इसकी डेफिनेशन कहाँ से आई, क्या है, उसको लेते हैं। तो देखो हमने कहा कि एक एक्स वाई दो चरों का स्वतंत्र चर एक्स और वाई का फलन है, ठीक है, जो कि एक्स वाई समतल में किसी क्षेत्र ए को घेरा हुआ है, ठीक है। तो ए है अपने आप में एक फलन है। अब हम क्या कर रहे हैं, उस ए का n भागों में विभाजित करते हैं, उस क्षेत्र को n भागों में विभाजित करते हैं और प्रत्येक जो भाग जो हमने विभाजित किया है तो उप भाग बन गए या उप क्षेत्र बन गए। उस प्रत्येक उप क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है उसको क्रमशः हम डेल ऑफ a1, डेल ऑफ a2, डेल ऑफ a3 वगैरह डेल ऑफ an द्वारा व्यक्त कर रहे हैं, जहाँ प्रत्येक क्षेत्र डेल ऑफ ए आई में प्रत्येक क्षेत्र डेल हम कोई भी क्षेत्र ले सकते हैं डेल 1 से लेके डेल एन में। तो प्रत्येक क्षेत्र में जिसको हम डेल ए आई बोले उसमें एक बिंदु है x1 एक्स आई वाई आई को एक बिंदु ले रहे हैं। अगर हम इस प्रत्येक क्षेत्र में बात करते हैं तो फिर प्रत्येक क्षेत्र में इस बिंदु पर फलन का मान, तो जैसे मान लो कि पहला क्षेत्र हम लें डेल ऑफ a1 तो उसमें फिर बिंदु क्या आ गया, उसमें हम बोलेंगे कि बिंदु आ गया x1 y1 x1 y1। दूसरा क्षेत्र लें डेल ऑफ a2 तो उसमें बिंदु होगा x2 y2 हो गया। इस प्रकार हम यूँ कहना चाह रहे हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में एक बिंदु एक्स आई वाई आई है और मान लीजिए अगर उस क्षेत्र को हम डेल ऑफ ए आई बोलें तो उसमें बिंदु हो गया एक्स आई वाई आई हो गया। अब हम प्रत्येक बिंदु पर फलन के मान और उस क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर बात करें तो एक क्षेत्र पर फलन होगा, जैसे मान ले क्षेत्र ए पर फलन होगा, आप बोल रहे हैं कि क्षेत्र ए के किसी बिंदु x1 y1 पर फलन का मान होगा f ऑफ x1 y1 हो गया। अब हो सकता है उस क्षेत्र में और भी काफ़ी बिंदु हो तो फिर सभी के क्षेत्र में सभी के केस में हम ले रहे हैं डेल ऑफ a1 से इंटू कर रहे हैं। तो भाग उप क्षेत्र ए में a1 में हम यूँ कहें कि जो उस फलन का जो मान है उसको हम योग कर रहे हैं, उस क्षेत्र में उस जो फलन है उसके मान को और उप क्षेत्र को गुणा करके योग कर रहे हैं। तो प्रत्येक क्षेत्र हमने कहा कि n क्षेत्र हैं, n क्षेत्रों का हमने में क्योंकि हमारे क्षेत्र ए को विभाजित किया था तो n क्षेत्रों के केस में हम क्या ले रहे हैं, उस बिंदु पर फलन का मान और उप क्षेत्र पूरे उप क्षेत्र से उसको गुणा कर रहे हैं। तो प्रत्येक उस उप क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर फलन का मान हमें पता लग जाएगा। तो उस पूरे क्षेत्र में जो हमें एक फलन मिल रहा है वो आपको मिल गया। प्रत्येक उस पूरे उप क्षेत्र में जो फलन मिल रहा है वो हम क्या कर रहे हैं, उप क्षेत्र को फलन उस बिंदु पर फलन के मान से गुणा करके ज्ञात कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास तो क्षेत्र ए था तो पूरे क्षेत्र पे ज्ञात करने के लिए प्रत्येक उप क्षेत्र के को हम क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं और फिर हल करके इसी प्रकार से उनको योग कर रहे हैं। तो योग आ रहा है आपका, क्योंकि क्षेत्र n थे तो प्रत्येक क्षेत्र के लिए हम ले रहे थे एक्स आई वाई आई, फलन का मान था एफ ऑफ एक्स आई वाई आई और उप क्षेत्र था डेल ऑफ
एक्स डेल ऑफ ए आई था। तो हमने योग किया। अब योग को हम क्या कर रहे हैं, समेशन की फॉर्म में दर्शा रहे हैं। तो योग की फॉर्म में दर्शा रहे हैं तो समेशन आई फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ एक्स आई वाई आई इंटू डेल ऑफ ए आई हो गया। अब क्या करते हैं, हमारा जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में उपक्षेत्र कितने थे, n थे। अगर हम इसकी संख्या बढ़ा देते हैं और बढ़ा के धीरे धीरे अनंत की ओर बढ़ाते हैं, संख्या बढ़ाते हैं, तो वैसे वैसे उपक्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो कम होता जाएगा और एक ऐसी सीमा आएगी कि उस उपक्षेत्र का जो मान है वो जीरो की जो भी उपक्षेत्र बनेंगे उनका जो क्षेत्रफल है वो जीरो की ओर अग्रसर होगा। तो इन प्रतिबंधों के साथ यदि हम अपने इस योग को दर्शाते हैं तो वो होगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। कहने का मतलब हम क्षेत्रों की संख्या को अनंत तक बढ़ाएं तो उस केस में जो हमारे पास जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन i फ्रॉम 1 to n f ऑफ एक्स आई वाई आई इंटू डेल ऑफ ए आई। अगर हम इस लिमिट को देखें और इस लिमिट का अस्तित्व हो, यह लिमिट विद्यमान हो और यह लिमिट का जो तरीका है, उपक्षेत्र करने का जो तरीका है वो विभाजन के तरीकों पर डिपेंड नहीं करे। अगर हमने उपक्षेत्र बनाए हैं, ये लिमिट का विद्यमान हो और लिमिट जो है हमने उपक्षेत्र कैसे कैसे बनाए हैं उस पर डिपेंड नहीं करे तो ठीक है ना, अर्थात उपक्षेत्र करने के तरीकों से स्वतंत्र हो, तो फिर हम बोलेंगे उस सीमा को क्षेत्र ए की, ध्यान दीजिए लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो फलन क्या था हमारे पास ए, जिसको एफ ऑफ एक्स एक्स वाई से दर्शा रहे हैं। तो क्षेत्र ए पर फलन एक्स वाई का द्विसमाकलन कहते हैं, डबल इंटीग्रेशन कहते हैं। यदि इस प्रकार के सीमा का अस्तित्व है तो हम बोलते हैं कि यह सीमा विभाजन के तरीकों से स्वतंत्र हो, तो फिर इस सीमा को हम बोलते हैं कि क्षेत्र ए पर कोई फलन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जो है का द्विसमाकलन कहलाता है। कहने का मतलब उस क्षेत्र पर किसी फलन का जो द्विसमाकलन है उसको हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। डबल इंटीग्रेशन है तो डबल इंटीग्रेशन के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। एरिया आपका क्या है, ए है तो ए से, बी है तो बी से रिप्रेजेंट करेंगे एफ ऑफ एक्स डी ऑफ ए, क्योंकि हमारे पास तो डेल्टा ऑफ ए चल रहा है तो पूरे के केस में बात करेंगे तो डी ऑफ ए आएगा। अर्थात हमें मिला रिजल्ट वो मिल रहा है डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी ऑफ ए और एरिया क्या है आपका ए, जिसको हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी आई फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ एक्स आई वाई आई डेल ऑफ ए आई द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ सीमा का अस्तित्व होगा यदि क्षेत्र एक की सीमा पर या भीतर सभी बिंदुओं पर फलन जो है संतत हो या पीस वाइज कंटिन्यूअस हो। अब जो हमने डबल इंटीग्रेशन प्राप्त किया है उसके लिए बता रहे हैं कि इस डबल इंटीग्रेशन जो हमें प्राप्त हो रहा है या योग जो हमें प्राप्त हो रहा है इसकी लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई है वो क्या हो, ये जो आपका क्षेत्र ए है उसकी बाउंड्री और उसके अंदर क्या हो, कंटिन्यूअस हो। उस केस में या पीस वाई कंटिन्यूअस हो, उस केस में हम उसको बोलते हैं कि इसकी सीमा का विद्यमान होगा, अस्तित्व होगा, या ये डबल इंटीग्रेशन का एग्जिस्टेंस होगा। अब हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, डबल इंटीग्रेशन ये अपने आप में एक फलन है और डबल इंटीग्रेशन जब अपने आप में एक फलन है तो कुछ गुणधर्मों का पालन करता है, जिसमें पहला गुणधर्म ये है कि यदि हम किसी फलन का किसी क्षेत्र ए पर द्विसमाकलन करते हैं तो अगर हम फलन को हम दो भाग लें एफ ऑफ एफ वन एक्स कोमा वाई एफ टू ऑफ एक्स कोमा वाई लें, डी ऑफ ए क्षेत्र पर उसका समाकलन द्विसमाकलन करें, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं उन दोनों फलनों का अलग अलग समाकलन कर लें, द्विसमाकलन कर लें और अलग अलग द्विसमाकलन करके अगर हम उसका योग करते हैं तो हमें मान समान प्राप्त होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर किसी हम क्षेत्र के एक या एक से अधिक उपक्षेत्र बना लें तो हम डबल इंटीग्रेशन को भी हम सेपरेटली वहाँ कर सकते हैं। इस प्रकार के ये दो गुणधर्म हमें सब दिए गए हैं। अब हम ज्ञात करते हैं द्विसमाकलन का मान ज्ञात करना, इवेल्युएशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन। द्विसमाकलन का मान कैसे ज्ञात करें ये हम यहाँ देखते हैं। तो द्विसमाकलन का हम मान ज्ञात करना चाहते हैं तो अभी जो हमने देखा इसमें हमने ये देखा कि ऊपर जो हमने सॉल्व किया वहाँ हमने देखा कि हम क्या कर रहे हैं, प्रत्येक
उप क्षेत्र पर हम फलन का मान ज्ञात कर रहे हैं और उप क्षेत्र को का जो क्षेत्रफल है उससे उसके गुणा कर रहे हैं। तो इस प्रकार योग करने की विधि काफ़ी जटिल भी होगी और काफ़ी लेंथी भी होगी। तो ऐसे केसेज में हम कोई दूसरी विधि इस प्रकार की देखते हैं कि जिससे हमारा समाकलन द्विसमाकलन है वो जल्दी सॉल्व हो जाए और किसी प्रकार की जो गणनात्मक कठिनाइयाँ हैं वो भी उसमें नहीं आए। तो उसके लिए हम एक नई विधि का अध्ययन करेंगे जिसमें हम द्विसमाकलन की गणना कर सके, मान ज्ञात कर सकें।